आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ियों से और बात करते हैं कि गाड़ी खरीदनी है पर पेट्रोल के दाम हैं वो 100 के ऊपर बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक खरीदने में दिक्कत यह है कि ना तो अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, ना रेंज एंजाइटी है और ना ही नॉर्मल गाड़ी से ऊपर इतने दाम दे सकते हैं। तो क्या करेंगे? तब बात आती है सीएनजी की। अगर आप सीएनजी खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहला दिमाग में आपको जो सवाल आता है वो यही आता है कि आप कई तरह के गुणा भाग लगाते हैं कि पेट्रोल महंगा है इसलिए इलेक्ट्रिक ले लें, लेकिन इलेक्ट्रिक में ऑप्शन भी कम है। तो फैसला अब आके आता है सीएनजी पर। सीएनजी कारों की लेकिन वेटिंग लिस्ट अब इतनी लंबी हो चुकी है कि उसके लिए आपको 4 से 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीएनजी गाड़ियों की डिमांड में इतनी तेज़ी क्यों आई है। इसी पर करेंगे हम आगे चर्चा और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास मेहमान मारुति के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बेतहाशा बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आम लोगों की जेब में ऐसी सेध लगाई कि उनके लिए कार की सवारी करना आफत बन गया है। देश के करीब करीब सभी राज्यों में पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। ऐसे में पेट्रोल कार या डीजल कार को अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में ऑप्शन क्या है? जवाब है सीएनजी कारें। हालांकि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जोर शोर से प्लानिंग चल रही है, लेकिन इसमें अभी वक्त है। इसलिए पेट्रोल की मार का तुरंत इलाज सीएनजी कारें ही दिखती हैं। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सीएनजी कारों की वेटिंग लिस्ट भी काफी लंबी है। हर गाड़ी के मॉडल के लिए 3 से 4 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। वैगनआर आर, एस सीएनजी, आर्टिगा एस सीएनजी का वेटिंग पीरियड 4 महीने तक पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स के नए मॉडल के लिए भी 2 महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं कि सीएनजी कारों की डिमांड किस तेजी से बढ़ी है। सीएनजी कारों के मार्केट में मारुति सुजुकी का दबदबा है। कंपनी ने दिसंबर 2022 तक 2,80,000 कारों की बुकिंग हासिल कर ली थी, जिनमें से 1,20,000 बुकिंग या कहें तो कुल संख्या का 43% सीएनजी कारों के लिए आया है। वहीं 7 सीटर आर्टिगा सीएनजी सबसे ज्यादा डिमांड में है और कुल आंकड़ों का 50% यानी करीब 60,000 बुकिंग इसी कार की हुई है। इसके बाद बारी आती है मारुति सुजुकी वैगनआर सीएनजी की, जो 36,000 बुकिंग के साथ 30% हिस्सेदारी निभा रही है। इसके बाद बचे 20% वाहनों में ग्राहकों ने ऑल्टो, एक्सप्रेसो और इको सीएनजी को चुना है। अब इस बढ़ती डिमांड की वजह भी जान लीजिए। खास तौर पर देखा जाए तो इसकी 2 सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज और दूसरी, सप्लाई चेन का अनस्टेबल होना। भारत में मारुति सुजुकी की सीएनजी कारों का दबदबा है। कंपनी का भारत में लंबा चौड़ा सीएनजी लाइनअप है। अभी सेमीकंडक्टर चिप की तंगी ने कंपनी की व्हीकल प्रोडक्शन और सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसमें सीएनजी वाहन भी आते हैं। इसका एक और कारण जो सीधा जेब से जुड़ा है, जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया है कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सीएनजी की रनिंग कॉस्ट आधे से भी कम है। पेट्रोल के 5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर के मुकाबले सीएनजी की कार सिर्फ 1 रुपए 70 पैसे में 1 किलोमीटर चलती है। इसके अलावा सीएनजी पंपों का जाल भी देश भर में तेजी से फैल रहा है। सीएनजी पंप वाले शहरों की कवरेज भी 120 से बढ़कर 250 हो चुकी है। कुछ ही सालों में सीएनजी पंपों की संख्या बढ़कर 1400 से 3500 तक पहुंच चुकी है। तो जमाना भले ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आने वाला है, लेकिन सीएनजी गाड़ियों का जलवा भी खत्म नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो क्या है ये डिमांड, कितनी है डिमांड और कितनी वेटिंग हो सकती है, सारी बातें जानेंगे हम शशांक श्रीवास्तव से। शशांक सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप सीएनजी की स्पेस में काफ़ी समय से हैं। सीएनजी की ग्रोथ ये कैसे हुई? क्या ये ग्रोथ पुरानी है या पेट्रोल की कीमतें जब से 100 के पार हुई हैं तब से जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ गई है? ये तो ग्रोथ जो है देखिए सीएनजी की है, ये हम 4-5 साल से देख रहे हैं एक्चुअली। और ये इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी सी और तेजी आई है इसमें पिछले 2 साल के दौरान। लेकिन अगर आप 5 साल पहले से अगर आप डेटा देखें, 2017-18 में मारुति सुजुकी ने 75,000 के लगभग गाड़ियां बेची थी सीएनजी में, और 18-19 में भी लगभग इतनी गाड़ी बेची थी। 19-20 में ये 1,06,000 के करीब हो गई थी और 20-21 में ये ग्रो करके 1,62,000 गाड़ियां हो गई थी सीएनजी।
और इस साल हमें उम्मीद है कि हम इस वित्तीय वर्ष में यानी 21-22 में मारुति सुजुकी जो है 2,35,000 के करीब सीएनजी गाड़ियां बेचेगी। तो अगर आप देखें ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर सच है कि जब फ्यूल प्राइसेस डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हैं तो सीएनजी का जो ऑप्शन है वो और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। शशांक सर, एक बात जो हमें पता चली जब हमने मार्केट में थोड़ी सी स्टडी करी वो ये थी कि सीएनजी किट की कमी देखी जा रही है, बल्कि अर्टिगा को लेकर करीब 4 से 5 महीने की वेटिंग है। ये सप्लाई साइड का इशू क्या एकदम से बढ़ती डिमांड की वजह से है या कोई और रीज़न है? जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है कि जो डिमांड है इस समय सीएनजी की गाड़ियों की वो सप्लाई से कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि एक तो हमारा इंडस्ट्री में वैसे ही चाहे वो सीएनजी की गाड़ी हो या पेट्रोल डीजल की गाड़ी हो, सेमीकंडक्टर के चलते थोड़ा सा सप्लाई कम है और इसलिए वेटिंग पीरियड सभी मॉडल्स में बढ़ गए हैं। लेकिन खासकर सीएनजी में चूंकि डिमांड बहुत तेजी से आ रही है, इसलिए यहाँ पे सीएनजी की गाड़ियों में थोड़ा वेटिंग ज्यादा है। अगर आप वेटेड एवरेज दें तो मारुति में सीएनजी की गाड़ियों की लगभग 15 से 16 हफ्ते की वेटिंग है और कुछ मॉडल्स में, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया अभी, अर्टिगा में ये इससे भी ज्यादा है। तो ये हमें उम्मीद है कि ये जो सीएनजी की जो सप्लाई है गाड़ियों की वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। नई कैपेसिटीज क्रिएट हो रही है इंडस्ट्री में और आगे आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि ये वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा। सर, अगर मैं ना 2-3 साल पीछे जाता हूँ तो मुझे इस बात ये याददाश्त मेरे आता है कि जो सेफ्टी थी किट की और सीएनजी गाड़ी लगाने की कितनी सेफ रहेंगी वो भी एक इशू था, और उसके बाद कार्स भी जो थी उसमें आपको बाहर से लगवाना पड़ता था। तो क्या उसमें एक थोड़ा सा जो है बेटरमेंट आया है, क्योंकि अब फैक्ट्री फिटेड सीएनजीज हैं, आप है गेम में टाटा मोटर्स, तो आप प्रीमियम सीएनजी कार्स की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है? मेरी नज़र में इसकी 3 बुनियादी वजह हैं कि सीएनजी की इतनी तेजी से जो ग्रोथ हुई है गाड़ियों में और डिमांड में। एक तो है कि सीएनजी का एक ऑफ कोर्स इज द फ्यूल प्राइस इटसेल्फ। सीएनजी की जो फ्यूल प्राइसेस वो करीब 50-55 रुपए के दरमियान हैं ज़्यादातर स्टेट्स में। वेराज अगर आप डीजल और पेट्रोल की जो प्राइस है उसको देखें तो वो करीब 95 से 100 रुपए, 95 इसके दरमियान है। तो रनिंग कॉस्ट जो है सीएनजी की करीब 1/3 आती है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में। पेट्रोल और डीजल की जो रनिंग कॉस्ट है वो करीब 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर है, जबकि सीएनजी में यही जो रनिंग कॉस्ट है वो 1 रुपए 70, 1 रुपए 80 पैसे है। तो ये तो एक नंबर 1 रीजन है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बुनियादी वजह है कि सीएनजी की डिमांड गाड़ियों की क्यों बढ़ी है। दूसरा ये है कि सीएनजी की जो नेटवर्क है, जो पंप्स हैं, वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। अगर आप देखें 2017-18 में सिर्फ करीब 1400 पंप थे विच यूज्ड टू कवर रफली अबाउट 18-19 cities, I mean about 119-20 cities। लेकिन आज की डेट में करीब 3,500 पंप हैं जो करीब 250 शहरों को कवर कर रहे हैं, और आगे जो प्लान है सरकार का वो अगले 2-3 साल में ये 10,000 पंप्स हो जाएंगे 330 शहरों में। तो एक दूसरी जो बुनियादी वजह है कि वो जो सीएनजी के लिए जो लंबी कतारें लगती थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और ज्यादा शहरों में अब ये सीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। और तीसरी चीज जो आपने इसका जिक्र किया वो ये कि जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ियां हैं उनकी जो डिजाइन स्टेज से जो हम गाड़ियां बना रहे हैं वो अब सीएनजी को दिमाग में रख के बना रहे हैं। एज ए रिजल्ट चाहे वो चैसी सिस्टम हो उसका या ब्रेकिंग सिस्टम हो, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेफ्टी हो, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हो, वो सब के सब जो हैं सीएनजी को रख के नजर में उसकी जो डिजाइन स्टेज से जो डेवलपमेंट है वो उस तरह से हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कीप सेइंग कि फैक्ट्री फिटेड सीएनजी जो है वो न केवल सेफ है, परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है और सारी टेस्टिंग उस पर वही हो रही है जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पे होती थी।
तो ये तीन वजह हैं जिस वजह से जो है सीएनजी गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है। शांग सर, मेरी तरफ से आखिरी सवाल ये है कि हम ईवी रेवोल्यूशन की बात लगातार कर रहे हैं कि ईवीज आएंगी, पर अभी भी जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि रेंज एंजाइटी है, अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना बचा है। क्या उससे पहले हम एक सीएनजी रेवोल्यूशन देख सकते हैं जिस हिसाब से नंबर्स दिख रहे हैं? जी, वो मेरे ख्याल में ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर आप ईवीज देखें फ्यूचर में, सभी लोग ये मानते हैं कि ईवीज फ्यूचर के में कामयाब होंगी और एक ऐसी स्टेज आएगी जब वहां पे ईवी का अडॉप्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन आजकल अभी तक ये है, जो बैटरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ईवी की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बड़ी हाई है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस वजह से रेंज एंग्जाइटी कंज्यूमर के दिमाग में रहती है। तो इस इंटरमीडिएट पीरियड में हाइब्रिड और सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो एनवायरनमेंट भी बहुत फ्रेंडली हैं। तो एक फ्यूल एफिशिएंसी उनकी ज्यादा है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और देश के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो गैस की, जो सीएनजी गैस की जो इंपोर्ट है वो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में सस्ता होता है। इसलिए जो मुल्क है उसके डॉलर्स जो हैं वो बचते हैं अगर ये सीएनजी का जो है गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम होती हैं कंपेयर्ड विद पेट्रोल एंड डीजल। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ कम उत्पादन और सप्लाई की दिक्कतें और दूसरी तरफ ग्लोबल राजनीतिक संकट। कच्चे तेल के लिए तमाम फंडामेंटल्स फिलहाल सपोर्टिव दिख रहे हैं। खाड़ी देश जहां हर तनाव का फ़ायदा क्रूड उठा ले जाता है, दरअसल क्रूड में तेज़ी की कोई एक वजह नहीं है बल्कि कई वजह हैं। क्या है वो वजह जिससे कच्चा तेल उबल रहा है? देखिए रिपोर्ट। पिछले महीने मिडिल ईस्ट में उस वक्त अचानक तनाव पैदा हो गया जब अबू धाबी में 3 तेल के टैंकर्स पर ड्रोन से हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यमन के हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके बाद सऊदी अरब ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले किए जिससे संकट पैदा हुआ और तेल की कीमतें बढ़ने लगी। कच्चे तेल में उबाल की एक सबसे बड़ी वजह यूक्रेन संकट भी है। एक समय यूक्रेन का सबसे अच्छा मित्र कहलाने वाला रूस अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और दूसरी ओर अमेरिका रूस को चेतावनी दे रहा है कि वो उस पर प्रतिबंध थोप सकता है। अब जरा इस विवाद को समझिए। दरअसल यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है लेकिन रूस इसके सख्त खिलाफ है। रूस ने अमेरिका से भी साफ साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी शर्त पर नाटो में जगह न दे। इस संकट ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी। ये संकट इतना बड़ा है कि इसको ऐसे समझिए कि रूस और यूक्रेन दोनों के पास ही नेचुरल गैस के भंडार हैं। यूरोपियन कंट्रीज को जितनी प्राकृतिक गैस की जरूरत पड़ती है, रूस उन्हें उसका 1/3 हिस्सा सप्लाई करता है, लेकिन अप्रैल 2021 के बाद उसने सप्लाई में बड़ी कटौती की है। अब ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई पर असर पड़ेगा जिसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। वो मनमाने दाम पर यूरोप को गैस सप्लाई कर सकता है। कच्चे तेल में कीमतों की एक वजह यह भी है कि सर्दियों में एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ती है। ये संकट अब और गहरा गया है क्योंकि अमेरिका में क्रूड स्टॉक में लगातार तीसरे हफ्ते कमी देखने को मिली है। दूसरी ओर दुनिया भर में चल रहे संकट का फायदा अरामको जैसी कंपनी ने उठाया और एशिया, यूरोप और अमेरिका में अपने ग्राहकों के लिए दाम बढ़ा दिए। इसके अलावा OPEC प्लस के कई सदस्य करार से कम गैस की सप्लाई कर रहे हैं जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, भारतीय एयरटेल का मानना है कि भारत को सुपर ऐप की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह 4 सर्विस देने वाली एक ऐप ही बेहतर है। ऐसे वक्त में जब 5G आने वाला है और एयरटेल AR और VR को लेकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रही है, हमारे संवाददाता दानिश ने भारतीय एयरटेल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर आदर्श नायर से बातचीत की। So, sir, as Airtel's Chief Product Officer and with 5G coming like very soon in India, what can we expect from Bharti Airtel as far as products are concerned and as far as services are concerned? Fantastic. So, great question, Danish.
at the outset, I would say our number one focus would be to deliver a fantastic 5G experience for all, right? And that's where the heart of Airtel will be working towards making sure our consumers enjoy that, right? And this is going to come with incredible speeds, low latency. So that's going to be super exciting. Now, if I were to kind of come back to this OTT ecosystem, what can we expect there? We've got some great ideas coming, right? So first of all, the OTT experience just gets better. Your download speeds are going to increase. Your buffering is going to get even better. So you're actually going to see content in a very seamless way. But there's a couple of very interesting ideas floating around. And this might take us some time to go build and launch. See, one very interesting idea is the way people experience content could be changing. One, you could actually be thinking of new types of content itself. Okay. With AR and VR coming in, the content experience will begin to change. So this is going to be one big innovation where along with the linear 2D content, you could actually start seeing 3D content coming in. So that's one very interesting change I'm expecting. The second very interesting change I'm expecting is also, imagine you're watching IPL. Okay. Today you get to see one angle. And then, of course, on the broadcaster's choice, they'll show you different angles, right? Imagine a future where you as a consumer is going to control the angle that you want to view. Right. Not only control the angle you want to view, imagine if your screen actually had 4 separate display views and you're watching all 4 angles at the same time. That is yet another innovation I believe 5G can bring to the table. चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। जैसे कि उम्मीद थी, आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया। ये लगातार 9वीं बार है जब आरबीआई ने पॉलिसी रेट नहीं बदला है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। आरबीआई ने अकोमोडेटिव रुख भी कायम रखा है। 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की क्या हाइलाइट्स हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी अंकुर से। जी हाँ, काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है आरबीआई ने। जो उम्मीद थी रिवर्स रेपो रेट में बदलाव होने की, वो नहीं हुआ है और दरों में कोई बदलाव नहीं है। हम आपको सिर्फ 10 पॉइंट्स में बताते हैं कि आखिर इस बार की पॉलिसी में क्या हुआ। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो था ब्याज दरों में। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एकोमोडेटिव रुख को कायम रखा है एंड 5:1 वोट किया है एकोमोडेटिव स्टांस के लिए। जो रेपो रेट है वो 4% पर रहेगा और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे। साथ ही साथ अगर महंगाई दर के अनुमान की बात करें तो वो रिटेन किया है FY22 के लिए और अगले साल जो H2 में बोला है कि महंगाई दर में कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि बाकी जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं उसको अगर हम इंक्लूड करके बोलते हैं तो रिवर्स रेपो रेट में 3.8% के ऊपर रहा है। हालांकि डायरेक्टली रिवर्स रेपो में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लिक्विडिटी की इसी तरीके से आरबीआई ने इस बार रीबैलेंसिंग करी है। जो पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आरबीआई बोल रहा है कि चौथी तिमाही से महंगाई बढ़ने का अनुमान है, जो कि करंट क्वार्टर चल रहा है। साथ ही साथ लेकिन अगर नेक्स्ट हाफ की बात करें, दूसरे हाफ में FY23 के महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी। पीएसयू बैंकों को बैलेंस शीट में सुधार दिखा है, ये आरबीआई का कमेंट आया है इस बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेट प्रॉफिट 14,000 करोड़ रुपए के पार था इस बार। और सबसे जरूरी चीज और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि सीएडी 2% से नीचे रह सकता है, ऐसा आरबीआई ने इकोनॉमी पे कमेंट्री करते वक्त बोला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं चुनावी प्रदेश उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज शाम 3 बजे तक 48% वोटिंग हो चुकी है। ये वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए हो रही है। सबसे ज़्यादा वोटिंग शामली और मुजफ्फरनगर में हुई। यहाँ करीब 53% से ज़्यादा लोग अपना वोट डाल चुके हैं। हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर में कई जगहों पे वोटरों में काफ़ी जोश दिखा। आपको टीवी स्क्रीन वोटिंग की 8 तस्वीरें दिखा रही हैं, जो बता रही हैं कि इस बार वोटर कितने जोश में है। वहीं पहले चरण की वोटिंग में दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजियाबाद में वीके सिंह ने, मथुरा में योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वोट डाला, शामली में सुरेश राणा, तो बुलंदशहर में बीजेपी के सांसद भोला सिंह ने भी वोटिंग की। वहीं 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4 सीटों पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 चरणों में 4
और इस खबर पर ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं नोएडा हमारे सहयोगी आलोक सिंह के पास। आलोक, हमें एक बार ये बात बताएं कि जितने वोटिंग परसेंटेज अभी तक बताए जा रहे हैं वो एक एवरेज वोटिंग परसेंटेज से कम है या ज़्यादा है? किस तरीके की आपको जो वाइब पकड़ में आई है वो किस तरीके की है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होता है वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होता है और इस बार भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है। खासतौर पे अगर हम कहें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये पहले फेज में है। 58 सीटों के लिए इलेक्शन चल रहा है जिसमें आरएलडी और समाजवादी पार्टी जो कि सामने खड़ी हैं बीजेपी के, और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं। क्योंकि हम ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जहां तक मैं नोएडा की बात करूं तो यहां पर तीनों जो विधानसभाएं हैं तीनों पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति जो है अगर हम कहें तो काफी ज्यादा फाइट बराबर की दिखाई दे रही है। क्योंकि ग्राउंड पे जो लोग बता रहे हैं वो मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे वो होम बायर का इशू हो, जो घर खरीदे हैं, कई सारे लोगों की रजिस्ट्रियां पड़ी हुई हैं, और जिसको कहा जाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो ज्यादा मदद नहीं कर पाई है। राजनीति भी चल रही है, साथ ही साथ किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। जेवर एयरपोर्ट भले सरकार ने सौगात दी है यहाँ के लोगों के लिए, खासतौर पे एनसीआर के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ के जो किसान है, खासतौर की जेवर का जो बेल्ट है जो ज्यादातर जो है गांव से जुड़ा हुआ है, वहां पर किसान मुआवजे को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट हमने देखा करते आ रहे हैं। और अब जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद भी मुआवजे को लेकर के कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। अगर हम कहा जाए तो किसानों का मुद्दा ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें। क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत जो कि जाट नेता है वो अपने साथ किसानों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर पर आए, 1 साल तक बैठे रहे और आखिरकार जीत के साथ वो गए। लेकिन रोष आज भी है। हमने कई बार रिपोर्ट देखी और दिखाई भी कि किस तरीके से जो बीजेपी के लोग थे जब भी वहां पर जाते थे तो उनके ऊपर कई बार जब कैंपेनिंग के लिए जाते थे तो विरोध सहना पड़ रहा था। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अब देखना ये होगा कि बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है। क्योंकि बीजेपी के जो अगर कहा जाए तो जो मुखिया हैं और खासतौर पे योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी माने तो बहुत भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन ये आज पहला मतदान था और काफी ठीक ठाक हुआ है, कहा जाए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी जो अलायंस है उनकी तरफ से कई सारी शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी गई हैं कि वोटिंग धीमे कराई जा रही है और वोटिंग धीमे कराई गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बात की और उसमें ये क्लियर किया है कि बहुत ज़्यादा बड़े तरह पर कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मेल फंक्शनिंग हुई थी, मशीनें रोकी गई थी, लेकिन फिर वोटिंग दोबारा हुई है। 6 बजे तक वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा है पूरे जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, जहां जहां भी वोटिंग हुई है, लगभग 57% वोट हो चुका है। और अब देखना ये होगा कि 1 घंटे में कितना वोटिंग हुआ है। हो सकता है 60% से ऊपर जो वोटिंग का परसेंटेज है वो चला जाए। जी आलोक, एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था कि अगर हम राजनीतिक लेंस से देखें तो 58 सीटों में किसके मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं? आप अगर हमारे दर्शकों को बता सकें कि भाई ये जो 58 सीट्स हैं कि आपने कहा पश्चिमी यूपी तो ज़्यादा है, लेकिन किसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ज़्यादा हैं यहाँ पे और किस तरीके का रुझान पिछले चुनाव में यहाँ पे देखने को मिला था? जी देखिए, कहा जाए तो पिछले चुनावों की हाल हमको पता ही था किस तरीके से बीजेपी को बम्पर वोटिंग मिली थी। और चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह 300 से ज़्यादा सीट आई थी और वो एक लहर थी। लेकिन इस बार लहर जो है वो है लेकिन कम दिखाई दे रही है। जो कारण जो है वो जो 2 हैं, वो एक कारण तो जो है वो सबसे बड़ा किसानों से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है जो रोजगार का मुद्दा है। हमने कई सारे लोगों से बात की है जो रोजगार की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। सरकार ने ये भी बात लोग खुल के बोल रहे हैं कि सरकार ने बहुत सारे रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे छुपाए हैं, रोजगार के जो आंकड़े हैं वो छुपाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है जब वो वोटिंग में बटन दबाने गए होंगे। और साथ ही साथ किसानों का मुद्दा तो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो खासा मुस्लिम और जाट बेल्ट का माना जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से दंगे हुए थे समाजवादी पार्टी सरकार में, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और आज भी बना हुआ है। क्योंकि बीजेपी का हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से कई सारे जो है कम्युनिज्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भाषण दिए गए और बार बार जो दंगे हुए थे उसको भी कुरेदा गया। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें। और लोगों में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है कि हमारे पास पूरा जाट का जो वोट है वो पूरी तरह से है। हालांकि अजयंत चौधरी जो कि आरएलडी के नेता हैं और चीफ हैं, और उनकी बात माने तो वो जो जाट हैं वो ज़्यादातर उनके तरफ हैं। तो अब देखना ये होगा कि किसकी तरफ जो है
है सपोर्ट और किसकी तरफ झुकाव होता है, जो रिजल्ट है वो 10 तारीख को आएगा, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है और किसने अच्छा प्रदर्शन किया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक ये सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हम अपने शो पे टाइम आउट हो चुके हैं। स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।